नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। इसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं और सोनिया गांधी ने पत्र के जरिए वहां पर अपना संदेश पहुंचाया। अब ये बैठक हो रही है, जाहिर सी बात है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी जो है वो सबसे बड़ी कमेटी है जो बड़े फैसले लेती है, तय करती है कि दशा और दिशा क्या होगी आने वाले समय में। बेलगावी को क्यों चुना गया? बेलगावी को इसलिए चुना गया कि यहाँ पर 1924 में महात्मा गांधी के अध्यक्ष बने थे। 1 साल तक महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे और यहाँ पे जो बैठक हुई थी वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसी वजह से बेलगावी में इस अधिवेशन का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में जो बातें कही गई वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का एजेंडा है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके पहले जो अधिवेशन हुए उनमें जो फैसले लिए गए उसको लेकर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस कितनी तेजी से काम करती है, सिर्फ अधिवेशन करती है, मंसूबे बनाती है और उसके बाद भूल जाती है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जो फैसले लेती है उस पर टिकती है, लंबे समय तक उस पर चलती है? राहुल गांधी आज कुछ कहते हैं, कल सुबह उठते हैं उनको लगता नहीं अब ये नहीं ये ठीक है और वो उस आधार पर फैसले लेना शुरू कर देते हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो एक ही काम करना है, जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही है और उसके पीछे पीछे ही चलना है और कांग्रेस पार्टी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल बेलगावी में जो बैठक हुई इसमें तय किया गया कि संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू की जाएगी। कब शुरू की जाएगी? ये 26 जनवरी 2025 को शुरू की जाएगी। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बेलगावी में फैसला लिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। अब जो जयराम रमेश है उन्होंने कहा कि 26 जनवरी, आपको याद होगा 26 जनवरी 2024 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी, जो केरल से शुरू हुई थी और कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। तो अब उसके बाद 2025 26 जनवरी से एक और ये संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और ये समझ में नहीं आया था कि भारत टूटा कहाँ है भाई, किसने भारत को तोड़ा है, बल्कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो भारत वाकई जुड़ा। 370 जो कश्मीर में लगी हुई थी, 370 अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर में देश का संविधान लागू नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी ने इतने साल राज किया लेकिन उसको कभी चिंता नहीं हुई। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कब की? जब नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया, देश का संविधान जो है वो कश्मीर में भी लागू हो गया। पूरे देश में एक झंडा, एक संविधान, एक कानून लागू हो गया। तब राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा करने। अब इसी तरह संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया राहुल जी? कांग्रेस पार्टी ने। और इमरजेंसी तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से इमरजेंसी लगाकर संविधान को ताक पर रख दिया गया था। संविधान में दिए हुए सारे अधिकारों का हनन कर लिया गया था। संविधान के अनुसार देश चलने नहीं दिया जा रहा था और तो और किस तरह से देश की संसद को किनारे करके इस इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया। सबसे ज्यादा बदलाव आपकी सरकार ने किए हैं और संविधान में बदलाव करने का अधिकार खुद संविधान में दिया गया है। संविधान सभा ने यह बात कह दी थी, लेकिन बदलाव किस लिए? बदलाव अपने फायदे के लिए या जनता के फायदे के लिए? तो सबसे ज्यादा जो कानून बदले गए गांधी परिवार के राज में, वो उनके अपने फायदे के लिए बदले गए। ये संविधान परिवर्तन भी आपकी ही सरकार ने किया कि अब जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ देश में केस नहीं चल सकता, क्योंकि इंदिरा गांधी को डर था कि उनके खिलाफ केस चलेगा, वो जेल जा सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये काम ही खत्म करते हैं। खैर, वापस लौटते हैं। जो कांग्रेस का ये अधिवेशन हो रहा है उसमें तय किया गया कि यात्रा निकाली जाएगी। जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान इसका नाम दिया गया है। इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। अब देखिए, वो काम है, वो नाम है जिनको कभी कांग्रेस पार्टी ने माना नहीं, गांधी परिवार ने माना नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा अगर कोई नापसंद करता था तो नेहरू जी करते थे। ना इन लोगों ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
भारत रत्न दिया अपनी सरकार के दौरान, ना ही वो सम्मान दिया, और किस तरह से नेहरू जी ने लगातार चुनाव में हराने की कोशिश की, अपने कैबिनेट में भी रखना नहीं चाहते थे, ये सब कुछ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो अब क्या हुआ, अब यहां पर जो फैसले लिए गए, अब राहुल गांधी यहां पे पहुंचे थे। राहुल गांधी को आप जानते हैं उनकी सुई अटक जाती है, तो उनकी सुई कहां अटकी हुई है, महाराष्ट्र के चुनाव में। दरअसल क्या है कि अगर आप किसी चीज का आकलन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कारण क्या है, और अगर किसी चीज का कारण मिलेगा, किसी गलती का, किसी कमी का, तो उसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराना ही होगा, और अगर ये जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का भी नाम आएगा। इससे कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को बचाना चाहती है, इसीलिए राहुल गांधी एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कहा कि महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए, जिनमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जबकि इस बात का जवाब चुनाव आयोग मतलब सैकड़ों पन्नों में कैटेगोरिकली दे चुका है कि भाई महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जो आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, वो सामान्य प्रक्रिया है, और वो जो राहुल गांधी करें 118 विधानसभा सीटों पर नहीं, सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर और 50,000 के आसपास लोगों के नाम जोड़े गए हैं। इसीलिए 102 सीटों पर भाजपा की जीत इस वजह से हुई, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। लेकिन राहुल गांधी को तो आप जानते हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं पर तो उनका भरोसा ही नहीं है। वो हैं कि अपनी ही कैबिनेट, मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट का फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर फाड़कर फेंक देते हैं। राहुल गांधी तो वो हैं, सेल्फ इंटाइटलमेंट की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई, तो उनको लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही। तो चुनाव आयोग के जवाब देने के बाद भी उन्होंने अपना ये राग जारी रखा, ताकि ये कहा जा सके कि भाई हार तो ईवीएम की वजह से हुई है, हार तो चुनाव आयोग, और अब तो ईवीएम छोड़ दीजिए, अब तो इन्होंने चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि फिर ये सवाल उठता है ना कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से कैसे उसी चुनाव में जीत गई, कैसे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में तो किसी और पार्टी को जीत मिली, लेकिन विधानसभा की सारी सीटें उसी लोकसभा की कोई और जीती। इन सब सवालों का इनके पास जवाब नहीं होता। जहां कांग्रेस की सरकार बनी कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, वहां क्या चुनाव आयोग या ईवीएम ठीक काम कर रही थी? तो ये सब कुछ है। पहले दरअसल राहुल गांधी ईवीएम को लेकर यात्रा निकालना चाहते थे, और ये जिक्र आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अंदर के ही लोगों को ये समझा नहीं पा रही है कि क्यों ईवीएम के खिलाफ बोला जाए। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक ही नहीं रखते कि ईवीएम टैंपर की गई और ईवीएम की वजह से हम हारे। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी, जो हमें लग रहा है वो ही सही है। तो उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा। इसके अलावा क्या कहा, एक नेता ने तो यहां तक बोला कि कांग्रेस में जो आरएसएस के लोग हैं उनको बाहर करने की जरूरत है। अब बताइए, अपने ही अधिवेशन में कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग, मतलब आरएसएस को तो मानना पड़ेगा कि हर जगह तो बीजेपी वाले या कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़े जो स्टार कैंपेनर है बीजेपी के लिए वो तो राहुल गांधी हैं। तो क्या राहुल गांधी आरएसएस के व्यक्ति हैं? मतलब ये उस अधिवेशन में कहा गया कि हमें अपने बीच के आरएसएस के लोगों को पहचानना होगा। कितने लोगों को बाहर भेज चुके हैं, कितने लोग पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, सीनियर हो या राहुल गांधी के बराबर के हो, नई पीढ़ी के नेता हो, कितने नेता छोड़ के गए हैं। नाम लिस्ट बहुत लंबी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आप गुलाम नबी आजाद तक का नाम ले सकते हैं, जितेंद्र प्रसाद, इतने नाम हैं कि अगर लेना शुरू करूंगी तो एक पूरा शो उस पर बना सकती हूं। तो उन सब के जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था कि आरएसएस के लोग हैं। भाई आरएसएस के लोग इतने साल तक आपकी पार्टी में थे। तो ये मैं सिर्फ वो चीजें बता रही हूं कि राहुल गांधी की सोच क्या, वही सोच उसमें झलक रही थी, उसी को लेकर वहां पर लोगों ने बात की है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि संगठनात्मक सुधार होगा और पुनर्गठन का काम होगा सीडब्ल्यूसी में। लेकिन क्या ये अभी तक हुआ है? जो इनकी रायपुर में अधिवेशन हुआ था, उदयपुर में अधिवेशन हुआ, इन सब में ये बातें कही गई थी। रायपुर अधिवेशन में तो कहा गया था कि कमेटियों का गठन किया जाएगा, लेकिन हालत यह कि लोकसभा चुनाव तक ये किया ही नहीं गया। तो सवाल उठा था कि क्या कांग्रेस सिर्फ रेजोल्यूशन लेती है, सिर्फ रेजोल्यूशन बनाती है और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाती। और एक बात और, अगर राहुल गांधी को लगता है, वो चीख चीख के हर जगह कहते हैं कि ईवीएम की वजह से हारे, ईवीएम की वजह से हारे, यहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, तो क्यों एक प्रस्ताव पारित नहीं करवाते सीडब्ल्यूसी से? राहुल गांधी भी हैं,
प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और सोनिया गांधी सशरीर मौजूद नहीं थी, लेकिन पत्र के माध्यम से तो उन्होंने संबोधित ही किया, तो वो भी समझ लीजिए वहां पर है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में गांधी परिवार के 3 लोग होने के बावजूद भी क्यों राहुल गांधी प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए ईवीएम के खिलाफ कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं पारित करवा पाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोग ही इस बात से सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं भाजपा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, हम लड़ते रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यह सरकार चुनाव नियमों में बदलाव करके क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे साझा करने का आदेश अदालत ने दिया। कभी वोटर्स का नाम सूची से काटा जाता है, कभी उनको वोट डालने से रोका जाता है, कभी वोटर लिस्ट में अचानक वोटर्स बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ कह रहे हैं भाई। जब मुझे समझ में नहीं आता ईवीएम का रोना रोने वाले, जब 3 दिन चुनाव आयोग ने ईवीएम रखी थी ओपन में कि आइए आप हैक करके दिखाइए इसको, कोई गया ही नहीं, कोई नहीं गया। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि 99% बैटरी में ये हुआ, 90% में ये हुआ, 100% वो कोई नहीं गया था। लेकिन अब ये बातें बनाएंगे। सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा, जो पत्र के जरिए अपना संदेश भेजा, उसमें क्या कहा? देश की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। नहीं, महात्मा गांधी नहीं, गांधी परिवार को खतरा है। और यह खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब सदन में सोरोस की चर्चा हुई। जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी का सोरोस से क्या संबंध है, सोनिया गांधी एक ऐसी संस्थान की प्रेसिडेंट है जो सोरोस के पैसे से चलती है। राहुल गांधी क्यों जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उसके चलाए हुए एजेंडे पर काम करते हैं, वो वही करते हैं, वही कहते हैं जो सोरोस कहता है। ये सारे सवाल अब खुले में पूछे जाने लगे हैं, सदन में इनकी चर्चा होने लगी है। ये वो बातें हैं जो कभी कोई खुलेआम करता ही नहीं था। सोनिया गांधी से 51 कार्टन उन लेटर्स के मांगे गए जो जवाहरलाल नेहरू के पत्राचार हैं, जो उन्होंने लिखे थे। उनमें सबसे ज्यादा उनके और एडविना माउंटबेटन के बीच का पत्राचार है। ये पत्र मांगे गए हैं। अब किस बात की पर्देदारी है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल बीजेपी चरित्र हनन करना चाहती है नेहरू जी का। सीरियसली? तो ऐसा क्या है इन पत्रों में कि नेहरू जी का चरित्र हनन हो जाएगा? क्या वाकई कुछ ऐसा है कि जिसकी पर्देदारी है? क्योंकि ये संपत्ति तो देश की है। ये नेशनल म्यूजियम में था, अब नेशनल म्यूजियम, पहले नेहरू म्यूजियम जिसे कहते थे, उसमें था। सोनिया गांधी ने 2008 में 51 कार्टन उठवा के अपने घर में रखवा लिए हैं। राहुल गांधी भी वो कार्टन देने के लिए, पत्र देने के लिए राजी नहीं, उसकी फोटोकॉपी, उसकी सॉफ्ट कॉपी तक देने के लिए राजी नहीं है। खैर, सोनिया गांधी आगे कह रही, महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के सभी बड़े नेताओं को तैयार किया, उनका मार्गदर्शन किया। इन संगठनों ने कभी भी हमारी आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, महात्मा गांधी का विरोध किया, उनके खिलाफ माहौल बनाया, जिसके कारण उनकी हत्या हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं पहुंची थी सोनिया गांधी, उन्होंने पत्र के माध्यम से सब कुछ कहा। तो अब ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली चुनाव में। दरअसल इसका संबंध ना, जो ये बैठक ये शुरू की गई है यात्रा, सबसे पहले यात्रा राहुल गांधी को दिल्ली से निकालनी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली बचाओ यात्रा निकाली, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं ने। राहुल गांधी गए ही नहीं, प्रियंका गांधी गए ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे गए ही नहीं, दिल्ली में रहने के बावजूद इन यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो राहुल गांधी की अब ये लाल किताब लहराते हुए दिल्ली आएंगे और दिल्ली के चुनावों में भी यही मुद्दा चलाएंगे, या दिल्ली के चुनावों को वो जो दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस के, उनके जिम्मे छोड़ देंगे। वो यहाँ पर क्या संविधान बचाने की यात्रा नहीं निकालेंगे? क्या लाल संविधान यहाँ पर नहीं लहराएंगे? क्या उनको नहीं लगता कि यहाँ पर उनके संविधान की दाल गलेगी? या उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के सामने अगर वो आए तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का कोई स्तर नहीं है, वो बिलो द बेल्ट भी वार करते हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, राहुल गांधी के मुंह पे बोल सकते हैं कि भाई आप नकारे हैं, आप नालायक हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या इस बात से, इन सब चीज़ों से डरते हैं राहुल गांधी? तो अभी देखना होगा कि क्या दिल्ली में राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, और क्या जिस यात्रा की बात कही गई है 26 जनवरी से शुरू करने की, तब तक तो दिल्ली का चुनाव बिल्कुल करीब होगा। दिल्ली के चुनाव की तारीखें आ चुकी होंगी, फरवरी में चुनाव होना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होने हैं। तो क्या इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होगी? क्या राहुल गांधी दिल्ली से ये यात्रा निकालेंगे और जहां उनकी पार्टी को जरूरत है वहां पार्टी के लिए खड़े होंगे? क्योंकि एक नेता का काम यही है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ बहाने खोजते हैं और इसी के लिए वो कभी दोष देंगे ईवीएम को, कभी चुनाव आयोग को, लेकिन कभी ये नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलती की, हमें कहां पर सुधार करना है।
तो सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक हो गई। हालांकि यह बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन हो गया था और उनके निधन की वजह से बैठक रद्द की गई है। लेकिन तमाम फैसले इस बैठक में उससे पहले लिए जा चुके थे। आप क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से फायदा होगा? क्या कांग्रेस पार्टी 1 साल तक वाकई यात्रा निकाल पाएगी? कांग्रेस पार्टी बहुत शॉर्ट टर्म फैसले लेती है, शॉर्ट टर्म काम करती है, तो क्या लॉन्ग टर्म यात्रा निकाल पाएगी? और अगर निकाल लेती है तो क्या उसको इसका फायदा होगा? चुनावी तौर पर, राजनीतिक तौर पर पूछ रही हूँ। अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।